केवल एक ब्रज भाषा केवल एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह भाषा आधुनिक हिंदी के प्रचार से पहले इस पूरे भारत देश की व्यापक संपर्क भाषा, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्टेक्ट लैंग्वेज या लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, उस रूप में प्रचलित रही है। इसके अलावा यह पूरे भारतवर्ष की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में भी प्रचलित रही है। इसकी पृष्ठभूमि में, यानी कि इसके बैकग्राउंड में एक प्राकृत भाषा है जिसे हम शौर सेनी प्राकृत कहते हैं। उसकी लंबी परंपरा है। इसमें सूरदास और उनके जैसे अनेक विख्यात कवि हुए हैं और बहुत सारी धार्मिक साहित्यिक परंपराएं मौजूद हैं। ब्रज भाषा एक बड़े सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र की बोली है, इसलिए इसके बहुत सारे क्षेत्रीय रूप भी हैं। हमारे यहाँ एक और लोकोक्ति है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। या इसी को कुछ जगह थोड़ा अंतर से कहते हैं, चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी। यानी कि एक छोटे इलाके में पानी का स्वाद एक जैसा होता है, लेकिन जब वो जिस उस क्षेत्र से हम आगे जाते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है। इसी तरीके से जब हम थोड़ा और दूर जाते हैं तो पानी के साथ साथ बानी यानी जुबान, यानी कि भाषा का रंग रूप, उसके शब्द, उसका व्याकरण भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रज भाषा की एक उपबोली है जिसे हम नाम देते हैं अंतर्वेदी। यह ब्रज भाषा का केंद्रीय या मानक रूप है। इसके 8 अन्य रूप हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा तो इनके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी विक्रमी तक ब्रजभाषा, इस सीमित ब्रजमंडल जिसका नक्शा मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, वहां से लेकर के एक व्यापक भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र जिसे हम इतिहास भाषा और इतिहास में मध्य देश का नाम देते हैं, उसकी प्रधान साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। ब्रज भाषा का भाषा के अर्थ में शुरुआती प्रयोग हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवियों ने किया और इसका विकास लगभग 11वीं शताब्दी से आरंभ होता है। एक बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। उन्होंने अपने शोध में पाया कि उन्होंने बताया कि 1499 ईस्वी साहित्यिक ब्रजभाषा के शिलान्यास का वर्ष है और 16वीं सदी तक आते आते ये एक सर्वसमर्थ, यानी कि हर तरह से शक्ति संपन्न, हर तरह से भाव संपन्न साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। ब्रज भाषा के लोक अंचल की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं, विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, ज्ञान विज्ञान और स्थानीय तकनीकों के, काम धंधे की, कामकाज के तकनीकों के बहुत सारे शब्दावली, बहुत सारी लोकोक्तियां, लोक कथाएं, लोकगीत इसमें समेटे हुए हैं। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप ब्रजभाषा के भाषाई परंपरा के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। यहां ब्रजभाषा साहित्य के बारे में कुछ चीजें मैंने रखी हैं। साहित्य को मैं मोटे तौर पर 3 रूपों में देखता हूं। पहला, धार्मिक साहित्य। दूसरा, सामान्य साहित्य जिसे हम केवल साहित्य के तौर पर जानते हैं, जिसके अंदर हिंदी के भक्ति और रीति साहित्य को विशेष रूप से लिया जाता है और कुछ सीमा तक आधुनिक काल के शुरुआती वर्षों का साहित्य इसमें आता है। और तीसरा पक्ष है ब्रज का लोक साहित्य। इन तीनों आयामों में, इन तीनों पक्षों में ब्रज साहित्य में व्यापक साहित्य की रचना हुई है। इसमें अष्टछाप के कवि जिनमें सूरदास का प्रमुख नाम है, इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में कवि हुए हैं जिनमें हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति वर्ग के कवियों ने ब्रजभाषा की कविता को, ब्रजभाषा के गद्य को, इसके साहित्य को
आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं यहाँ नाम नहीं पढ़ रहा हूं, इनकी विस्तृत जानकारी आप जो लिंक दिया है वहां से ले सकते हैं। ब्रजभाषा के साहित्य और संस्कृति की परिधि बहुत दूर तक विस्तृत है। इसकी प्रशंसा में रीतिकालीन कवियों ने अनेक छंद और अनेक पंक्तियां कही हैं। जैसे ब्रजभाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृत पारस्यो, पे अति सुगम जो होए। ब्रजभाषा भाखत सकल, सुरबानी समतूल, ताहि बखानत सकल कवि, जान महारस मूल। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं घनानंद, उनके लिए उनको ब्रजभाषा की प्रवीणता की प्रशंसा करते हुए कहा, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुतंद सदा, रह जो घन जू के कवित्त बखाने। इसी तरह से बिहारी एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं, उनके उनके दोहों के लिए प्रशंसा करते हुए कहा गया, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ब्रजभाषा की अभिव्यक्तियों की ये एक बड़ी पहचान है कि यहाँ अर्थ की गंभीरता, वाणी की विविधता और शब्दों का नाद सौंदर्य बहुत ही अद्भुत रूप से पाया जाता है। सूरदास की प्रशंसा में जैसे कहा गया, किधों सूर को सर लाग्यो, किधों सूर की पीर, किधों सूर को पद लाग्यो, तन मन धुनत शरीर। यहां इस छंद में सूर के सर, सूर की पीर और सूर के पद, सूर शब्द का 3 अर्थों में अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। ये एक थोड़ी बड़ी कहानी है, अभी अन्य वक्ताओं को भी सुनना है, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं कहूंगा। केवल यहाँ आपको प्रेजेंटेशन में मैंने इसके कुछ अंश यहाँ पर दिए हैं। सूरदास न केवल कृष्ण भक्ति की कविता करते हैं, बल्कि एक समता मूलक समाज, एक बराबरी वाली व्यवस्था के भी हिमायती हैं। और इसकी घोषणा वे किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व से, किसी एक बड़े सामाजिक व्यक्तित्व से नहीं करते। वो बच्चों के खेल के माध्यम से इसके लिए कहते हैं, खेलत में को काको गुसैया। यानी जब 4 बच्चे आपस में खेलते हैं, खेलने के दौरान उनकी आपस में हार जीत होती है, तो खेलने के दौरान चाहे वो भगवान हैं, अगर वो हार गए तो जो जीतने वाला बच्चा है वो उनसे हार नहीं मानता है। वो ये कहता है कि तुम अगर राजकुमार हो, तुम अगर ईश्वर हो तो अपने घर पर हो, हम इस समय अगर खेल रहे हैं, खेल में अगर मैं जीता हूं तो मैं ही जीता हुआ माना जाऊंगा। इसी तरह से संतोष और सौभाग्य की बात करें तो इसमें नरोत्तम दास जी के कुछ पद आते हैं। शिक्षक हो सिगरे जग को, तिय को पति कहाँ अब देत है शिक्षा, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। इस तरह के बहुत सारे पद हैं। होलियां हैं और सौंदर्य के वर्णन हैं, देश और समाज की स्थिति के वर्णन है, युद्ध के वर्णन है। इस तरह के विभिन्न भाव, विभिन्न प्रकार के रूप की कविताएं ब्रजभाषा में मिलती हैं। यहाँ केवल मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, सभी का वाचन नहीं करूंगा। यहाँ मैं आपको ब्रजभाषा गद्य का एक नमूना दिखा रहा हूं, जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कलेक्ट किया है मथुरा जिले से। इसका एक छोटा अंश पढ़ूंगा और छोटे छोटे 2 अंश और पढ़ूंगा कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके भाषा में बदलाव आता है। एक जने के 2 छोराए, उनमें ते लोहरे ने कही, काका मेरे बट को धन मोए दे। तब बा ने धन उन्हें बट कर दियो, और थोड़े दिना पीछे लोहरे बेटा ने सगरो धन चूक थूर करके दूर देशन को चलो, और बा जगह अपनो धन उड़ाए दियो। यही कहानी जब आगरा के 2 इलाकों में से कलेक्ट की गई तो उसमें क्या रूप में अंतर आया। पहला नमूना यहां आप देख सकते हैं, ये आगरा के पूर्वी हिस्से की बोली का है और दूसरा पश्चिमी हिस्से की बोली का है। एक आदमी के 2 बेटा है,
छोटे बेटा ने अपने बाप ते कही कि अरे कक्कू, मेरे बाट को बाल मोकू दे दे। तब ग्वा ने माल गुनकू दे दयो। दूसरा नमूना, एक आदमी के दो पूत है, उनमें से लोहरे ने बाप ते कही कि ए कक्का, मेरे बाट का मोल मोई दे दे। तब बा ने माल बिनकू बांट दियो। इन दोनों अंशों को अगर आप साइड बाय साइड पढ़ेंगे तो आपको रूप रचना, व्याकरणिक विन्यास, शब्द चयन के बहुत सारे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। लेकिन इन अंतरों के बावजूद आपको इनमें अर्थ का एक तारतम्य, अर्थ की एक रूपता भी दिखाई देगी। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बधाई देते हुए अपनी कुछ कविता की पंक्तियों के साथ में अपने बात को खत्म करूंगा। अंतर मौन की ज्वाल जरे, तब सीरो करे रस झारी सी बोली। आत्म ओज उजी तो भरे, मुखसों मुखरे मनुहारी सी बोली। पंडित भाख की साख घरी, पर खारी घनी बह बाहरी सी बोली। मान मेरी पहचान मेरी, मोए प्यारी लगे महतारी सी बोली। मैं सरल शब्दों में इसका भावार्थ प्रस्तुत कर देता हूं कि जब हमारे अंदर अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है, मौन जब टूटना चाहता है, तब अभिव्यक्ति के झरने के रूप में जो सबसे पहला शब्द, जो सबसे पहली वाक्य रचना, जो सबसे पहली भाषा का रूप हमारे सामने आता है, वो हमारी अपनी बोली का होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, अपने सामाजिक व्यवहार में अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में कोई मार्मिक घटना घटित होती है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहला जो शब्द हमारे मन से, हमारे अंदर से उठता है, वो हमारी मातृभाषा, हमारी अपनी बोली का शब्द होता है। वही बोली हमारे अपनी आत्मा को, हमारे अपने व्यक्तित्व को प्रकाश से भरती है और हमारे मुंह से लगातार निकलती है। जो पंडित भाषा जिसको कहा गया संस्कृत, संस्कृत की प्रतिष्ठा बहुत है, लेकिन वो अपने आप में बहुत औपचारिक है। खारी, जैसे खारा पानी होता है, जिसको हम देख करके प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन उसको पी नहीं सकते। इसी तरह से जो एक्वायर, जो सीखी हुई भाषाएं होती हैं, उनका हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मातृभाषा की जगह नहीं ले सकती। इसलिए मेरी मातृभाषा मेरा अभिमान भी है, मेरी पहचान भी है, और वो मुझे ऐसे ही प्यारी लगती है जैसे मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद अनुपम जी। सच में बहुत मार्मिक प्रकार से आपने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। और मुझे तो ये भी बात याद आई, आपने कहा कि जब हम कोई दिल की बात कहना चाहते हैं तो अ, अपनी मातृभाषा का सहारा लेते हैं। इसको अगर थोड़ा सा हम दूसरे क्षेत्र में एक चुटकुले में बदले तो ये भी कहा जाता है कि अगर जासूस को पकड़ना है तो उसको ऐसे कोई भाव दिलाओ कि उसकी मातृभाषा निकले उसके मुंह से। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं की भाषा सीख कर जासूस के रूप में उधर पहुंचते हैं और उधर रह लेते हैं, तो उसको पकड़ने का ये भी एक तरीका है, वो है कि उसकी मातृभाषा निकलवाओ उससे, तब पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे जब हम भावुक हो जाते हैं तो वही आती है दिल में और जुबान पर भी। अभी मैं थोड़े से शब्दों में छात्रों को आपकी बात पहुंचा देता हूँ, जितना हो सके, जितना याद, मतलब याद तो रह गया है आमतौर पर जितना जल्दी उसको pociągnąć Друзі, хто з перших років навчання, пан Анупам розповів нам про діалект Брач, про його історію, про літературну традицію, про
багатовікову традицію літератури Бхакті-ріті, як починаючи з 11 століття і до наших днів твориться література цією формою мови гінді, про яку стоїть питання, як же це все ж таки правильно назвати, чи діалектом, чи окремою мовою. Тією мовою початися лише 150 років тому. І дуже на яскравих, красивих прикладах були, ви, мабуть, це почули, продемонстровані уривки з прози поезії Браджа. Ви відчули, мабуть, навіть уже знаючи не так багато, не в такій мірі знаючи гінді, ви відчули певну різницю між тим, що ви вивчаєте, і як це звучало в поданих прикладах. І наостанок пан Анупам сказав, що дуже любить свою рідну говірку, свою рідну мову, і зазвичай, як і в усіх, рідна мова, незважаючи на те, якою ми спілкуємося в офіційному просторі, рідна, вона приходить на язик і на серце тоді, коли ми хочемо сказати щось своїм рідним, коли ми охоплені якимись глибокими емоціями, почуттями. Про це ми поговорили. बहुत धन्यवाद अनुपम जी। फिर भी मेरा वही प्रश्न होगा जो मैंने शुरू में जिसकी चर्चा शुरू में करने की कोशिश की थी। आप क्या कहेंगे ब्रज को, ये हिंदी की उपभाषा, हिंदी की बोली, या इसको हमें एक अलग भाषा मानना चाहिए? यूरी जी, भाषा और बोली के जो लेबल हैं, ये भाषा वैज्ञानिक लेबल कम हैं, राजनीतिक या अस्मिता मूलक लेबल ज्यादा हैं। जी। किसी भी भाषा के साथ में जुड़ने वाले अन्य स्थानीय रूपों को हम अपनी वर्गीकरण की सुविधा के लिए बोली और भाषा जैसे सांचों में बांटते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें बहुत अंतर नहीं होता। हाँ, जो सामाजिक या राजनीतिक अंतर हैं उनकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भाषाओं के विकास का जो क्रम है, जो उनके विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं, उनमें तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और यही वजह है कि किसी समय इस पूरे मध्य क्षेत्र की व्यापक संपर्क भाषा का कार्य करने वाली ब्रज भाषा आज के समय हिंदी भाषा की एक बोली के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार से अन्य बोलियों की स्थिति भी है, चाहे अवधी हो या भोजपुरी हो या अन्य बोलियां हैं। अस्मिता का जो उभार है वो किसी भी भाषा को भाषा, राजभाषा या बोली जैसी पहचानों में पुनर्व्यवस्थित करता रहता है। जैसे आज के इस परिचर्चा में हमारी एक सहयोगी हैं, मैथिली भाषा भाषी हैं। आज अगर राजनीतिक या संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो एक भाषा की बोलने वाली हैं, लेकिन साहित्यिक, सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ समय पहले तक वो हिंदी की एक बोली के सदस्य के रूप में इस परिवार में सम्मिलित थी। देखिए, एक बहुत बड़े भाषा क्षेत्र में जब कोई भाषा उपस्थित रहती है तो निश्चित रूप से उसके बहुत सारे रूप भी विकसित होते हैं, लेकिन इन विभिन्न रूपों के बीच में अस्मिता बोध के स्वरूप, उनके समीकरण किस प्रकार के हैं, यह निर्भर करता है
या यह तत्व अंत में निश्चित करता है कि उनका एक भाषा के रूप में पहचान का भविष्य क्या है। इसके बारे में मैंने अपनी एक परिचर्चा में विस्तार से चर्चा की है। यदि उसके सभी पहलुओं की बात हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आज के जो दूसरे पैनलिस्ट हैं शायद उनके समय को मैं नाहक उसमें अपना भाग बढ़ा दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम आज उनको भी सुने। किसी और अवसर पर अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से मैं भाषाई नीति, भाषा नियोजन जैसे प्रश्नों पर अपने अध्ययन को लगातार बढ़ा रहा हूं। और मेरा अपना मानना यह है कि भाषाओं का मुद्दा जितना संवेदित करता है उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। और हमें इस प्रश्न को, भाषाओं के प्रश्न को उसी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसलिए उसको बहुत सरलीकृत ढंग से, बहुत उथले ढंग से उसकी चर्चा करना उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में या बोली के रूप में हमारा अस्मिता बोध चाहे कितना भी प्रबल हो, लेकिन एक बड़े भाषा परिवार के रूप में हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने यहां तक कि अपने संघर्षों को भी साझा करते हैं। और ये बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जिस प्रकार से जिस जिस समाज, समय और परिवेश में रह रहे हैं वहां सभी के ऊपर समान रूप से खतरा है। जो खासतौर से जिन्हें हम सामान्य तौर पर छोटी बोलियां कहते हैं, वे तो संकटग्रस्त हैं ही, लेकिन जो तथाकथित बड़ी भाषाएं हैं उनके लिए भी खतरा कम नहीं है। क्योंकि ये पूरा जो बहस है, या ये जो पूरा मुद्दा है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा अपना अस्मिता बोध इस हमारी भाषाई पहचान को किस तरह से डील कर रहा है, हम उसके साथ में किस तरह से जोड़ रहे हैं। भाषाएं जीना भी सिखाती हैं, जोड़ना भी सिखाती हैं और जूझना भी सिखाती हैं। अगर ये तीन चीजें, यानी कि जोड़ना, जीना और जूझना, ये तीन तत्व अगर किसी भी भाषिक रूप में बचे हुए हैं, ये विद्यमान रहते हैं, ये मौजूद रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी आप तात्कालिक लेबलिंग कुछ भी कर लें, लेकिन एक अभिव्यक्ति के प्रारूप के तौर पर वो अपनी उपस्थिति लंबे समय तक बनाए रखती है। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद, अनुपम जी. То, отже, я спитав, як нам називати все ж таки брач діалект говіркою чи окремою мовою, і пан Анупав сказав те ж саме, що говорив я, що ці всі поділи і класифікації, вони є дуже умовні, вони створені мовознавцями для зручності, але в природі такого не існує, і це все мовна політика, от якщо коротко передати. जी, धन्यवाद. हम आगे बढ़ते हैं, हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं और अवधी भाषी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां हमारा स्वागत करेंगी रश्मि विभा त्रिपाठी जी, जो कि एक जानी मानी लेखिका, कवयित्री है, जिनकी शिक्षा हुई शिक्षा शास्त्र में, और ये आगरा में रहती है, किंतु आपका संपर्क अवधी भाषी क्षेत्र से है. और हमारे छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रश्मि जी के साहित्यिक क्रियाविधियों की ये विशेषता है कि ये हाइकू शैली में कविताएं लिखती है, हिंदी में भी और अवधी में भी.
उसके अलावा भी कई शैलियों में साहित्य रचती है आप, किंतु ये एक क्या है, एक ऐसी बात है जिससे आपको पहचाना जाता है। आपको प्रथम या द्वितीय, जैसे आप स्वयं कहती है, आप द्वितीय हिंदी हाइकू कवियत्री हैं। तो किंतु आज हम अवधि के संदर्भ में सुना चाहेंगे, और अवधि का परिचय हमें देने के साथ साथ अपनी कुछ रचनाओं का भी परिचय आप दे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। जी तो ये मंच आपका है, रश्मि जी, कृपया। जी, मैं जरूर सबसे पहले तो हार्दिक आभार आपका इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है, आ हाँ रही है। ठीक है। तो पुनः आपका हार्दिक आभार इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मैं, जैसा कि आपने बताया, द्वितीय हाइकू कवित्री हूँ। तो मैं द्वितीय हाइकू कवित्री नहीं हूँ, मैं थोड़ा इसमें सुधार करना चाहूंगी। मैं द्वितीय हाइकू कवित्री हूँ जिसने, मैं दूसरी हाइकूकार हूँ जिसने हिंदी हाइकू का अवधी भाषा में अनुवाद किया है। पहले आदरणीय रचना श्रीवास्तव ने किया है, फिर मैंने किया है। तो मैं दूसरी हाइकूकार हूँ जिसने हिंदी हाइकू का अवधी भाषा में अनुवाद किया, और फिर दूसरी बार ब्रज भाषा में जो अनुवाद किया वो पहली हाइकूकार हूँ। तो ऐसे वो पहली और दूसरी का वो है अनुवाद के क्षेत्र में, हाइकू के अनुवाद के क्षेत्र में। अब बात करते हैं, जैसा कि आपने आमंत्रित किया कि अवधि का परिचय मैं आपको दूं, तो अवधि भाषा के बारे में मैं बताऊं कि इसमें, इसके परिचय से लेकर इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, अ, अवधि, इसका जो, इसकी, इस भाषा में जो साहित्य रचा गया उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगी। और इसके अलावा जो इसके अवधि को समृद्ध करने वाले जो अवधि रचनाकार हैं उनके बारे में भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी, अपने अध्ययन के आधार पर जितना मैंने किया है। कुछ इसकी भाषिक विशेषताएं जो हैं उन पर मैं बताना चाहूंगी, जिसका, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। और तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से सबसे पहले मैं बताऊं, मैं अवधि भाषी नहीं हूँ। मेरा जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ है, लेकिन मेरे पिता अवधी भाषी थे। तो अपरिहार्य कारणों से, प्रशासनिक सेवा के चलते वो अवध क्षेत्र छोड़ करके ब्रज क्षेत्र में निवास करने लगे। यहीं पर मेरा जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने आजीवन अवधी भाषा को, अपनी मातृभाषा को अपने से कभी अलग नहीं किया। तो यहाँ से अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम की मुझे अपने पिता से प्रेरणा मिली, और पिता की भाषा के प्रति मोह पैदा हुआ, और उसी मोह से हिंदी हाइकू के अवधि में अनुवाद का विचार जन्मा। और वहीं से फिर मैं अवधि में अपना अध्ययन करने लगी, और आज मैं अन्य साहित्य की विधाओं में भी अवधि में अनुवाद में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगी, लेकिन मैं इसमें अध्ययन करती रहती हूँ। तो अवधि का परिचय सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अवधि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्रसिद्ध बोली है, जिस सॉरी भाषा है, बोली नहीं है, भाषा है। और ये एक साहित्यिक भाषा रही है। इसका बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है, जिसकी उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, ऐसा माना जाता है। अवधि शब्द की उत्पत्ति अयोध्या से हुई, जो राजा दशरथ की राजधानी थी, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में अयोध्या को अवधपुरी लिखा है। तो इसीलिए अवध शब्द की व्युत्पत्ति, आ, इसीलिए अयोध्या से अवध शब्द अस्तित्व में आया, और वहां की भाषा का नामकरण अवधि हो गया। अयोध्या को कौशल भी कहा जाता था। इसी आधार पर अवधि को कौशली भी कहा गया। अवधि का इतिहास कितना पुराना है, इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें 7वीं शताब्दी से मिलना आरंभ होता है। अवधि का प्राचीन रूप सर्वप्रथम रोडाकृत राउरब्लेल दामोदर पंडित कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो अवधि में लिखा गया संस्कृत का पहला व्याकरण है, और प्राकृत पेंगलम में देखने को मिलता है। रोडा की राउलवेल, मुल्ला दाऊद की चंद्रायन और दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये अवधि की पहली पुस्तकें मानी जाती हैं। हेमचंद के व्याकरण और काव्यानुशासन में भी प्राचीन अवधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन अवधि का जो वास्तविक विकास है वो मध्यकाल में हुआ माना जाता है, जब भक्ति काव्य और प्रेमाख्यानक नामक काव्य धाराओं का उदय हुआ।
अवधि का जितना साहित्य आज देखने को मिलता है वो मध्यकाल में रचा गया साहित्य है। भक्तिकाल के अधिकांश प्रबंध काव्य अवधि में ही रचे गए। प्रेमाख्यानक काव्य में जायसी तथा राम काव्य धारा में तुलसी ये प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अवधि को अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा चुना और इस भाषा को समृद्ध किया। अवधि के भाषिक व्यवहार में प्रयोग की अगर बात करें तो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1888 से लेकर 1927 तक किए गए भाषा सर्वेक्षण के अनुसार अवधि भाषी जनों की कुल संख्या 16,15,458 थी और ये आंकड़े 1891 की जनसंख्या के आधार पर दिए गए हैं। सन 1971 की जनगणना में ये संख्या बढ़कर 2,83,99,552 हुई और वर्तमान में शोधकर्ताओं का ये अनुमान है कि 10 करोड़ से ज्यादा अवधि भाषी लोग हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 19 जिलों सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, मिर्जापुर, अंबेडकर, श्रावस्ती और बांदा और चित्रकूट में ये पूरी तरह से बोली जाती है, जबकि जौनपुर, कानपुर, शाहजहांपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, हरदोई के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बिहार राज्य के 2 जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्र में भी अवधि बोली जाती है और इसके अलावा विश्व के कई देशों में अवधि भाषी जनों की संख्या लाखों में है। इसकी जो मान्यता है कि इसके कई भेद हैं। कहीं कहीं इसे बैसवाड़ी भी कहा जाता है, कहीं बैसवाड़ी को इसकी बोली माना जाता है, कहीं माना जाता है कि अवधि का ही एक बैसवाड़ी नाम है जो उन्नाव में प्रचलित है। उन्नाव में अवधि को बैसवाड़ी कहते हैं। इसी की एक माना जाता है कि इसी का एक रूप है पूर्वी, जिस पर भोजपुरी का प्रभाव है। पश्चिमी अवधि का एक भेद माना जाता है कि अवधि का एक भेद पश्चिमी अवधि है जिस पर ब्रज का प्रभाव है और इस तरह से इसके भेद माने जाते हैं। एक भेद इसका बघेली भी माना जाता है जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो इस तरह से और लखनऊ, फतेहपुर और सिंगरौली जिले के कुछ भागों में ये बोली जाती है। तो अलग अलग इसका पूर्वी, पश्चिमी और इस तरह से इसके भेद माने गए हैं। अवधि की भाषाई विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ध्वनि संबंधी विशेषताओं में ण, न में जैसे बाण, बान, प्राण का प्राण, ड़, र में साड़ी, सारी, व, बा में जैसे वचन का वचन, श शीटी वाला, श षटकोण वाला, स सड़क में जैसे वर्षा का वर्षा इत्यादि में परिवर्तित हो जाते हैं। वाक्य के अंत में ए, औ और ई का प्रयोग होता है जैसे आइबे, जैबे, आई है, जय है, आई, जाई इत्यादि। वाक्य के मध्य में औ और ई वर्णों का प्रयोग होता है जैसे पैसा का पैसा, रुपया का रुपया, और का और, कौन का कौन। व्याकरणिक विशेषताओं में खड़ी बोली के समान ही अवधि में भी संज्ञा की विकारी और अविकारी 2 विभक्तियां होती हैं। अविकारी विभक्ति में संज्ञा का मूल रूप रहता है जैसे मनई, बिटिया, लड़का, और विकारी में बहुवचन के लिए न प्रत्यय लगा दिया जाता है जैसे मनइन, बिटियन, लड़कन। कर्ता और कर्म के अविकारी रूप में व्यंजनांत संज्ञाओं के अंत में एक ह्रस्व स्वर उ होता है जैसे बिटेऊ, बड़कऊ, ननकऊ। अवधि में संज्ञा के 3 रूप ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घतर देखने को मिलते हैं जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना। अवधि में कहीं कहीं हिंदी का ह्रस्व स्वर बिल्कुल ही लुप्त हो गया है जैसे डिब्बी, बहू के स्थान पर डिबिया, बहुरिया ये प्रचलित है। ई, इनी, नी और इया इन प्रत्ययों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं जैसे मनई, माई, पितियानी, बहिनी, भैया, अजिया, जिया, दीदिया आदि। क्रिया में वर्तमान काल के लिए त जैसे आवत, जावत। भूतकाल के लिए ए, इन एक वचन के साथ ए, इस, इसी, वा जैसे गे, गैन, गैस, गैसी, गवा। और भविष्यत काल के लिए
केवल ब या फिर ब में ए मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे जाब, आव या फिर जैबे, आइबे। तो अवधि में एक वचन की सकर्मक क्रिया के भूतकाल का रूप जो है, जैसे आए से, गए से, ये अवधि को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। और अवधि में कर्ता कारक की परसर्ग विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़के ने कहा, अवधि में कहेंगे लरिका कहिसी। अन्य परसर्गों की प्राय दो रूपों का प्रचलन है, ह्रस्व और दीर्घ। जैसे कर्म संप्रदान संबंध में क, का, करण अपादान में से, ते, और अधिकरण में म और मा। इन दो रूपों का प्रचलन है। हिंदी की तरह मेरा तेरा के लिए अवधि में मोर तोर रूप प्रचलित है, और क्रियार्थक संज्ञा के लिए हिंदी में ना प्रत्यय है। जैसे हिंदी में आना जाना, अवधि में इसके लिए ब है, जैसे आब, जाब। और अवधि की सहायक क्रिया का रूप ह, जैसे हाय, हाय, आह, आहाय, आहई। और कहीं कहीं बाटाई भी प्रयोग होता है, जैसे बस्ती, गोरखपुर, बस्ती में ये बाटा, इस तरह का रूप प्रचलित है। अवधि साहित्य की अगर हम बात करें तो प्राचीन अवधि साहित्य की दो शाखाएं हैं, एक भक्ति रश्मि काव्य जी, और दूसरी प्रेमाख्यानक काव्य। रश्मि जी, रश्मि जी, एक जी मिनट। आपने अभी भाषा के बारे में, भाषा के पहलुओं पर चर्चा की है, तो मैं थोड़ा सा अनुवाद करूं छात्रों के लिए, उसके बाद आप जी साहित्य के बारे में बताइए। जी Е, जी जी Щойно пані Рашмі розказала про мовні особливості, про географію, перш за все. Були названі регіони, міста, округи штату Утар-Прадеш та інших штатів, де розмовляється саме цим діалектом авадгі. Про себе розповіла, що вона живе в браджмовному регіоні, але тато її був з регіону Авадгі, і від нього передалась любов саме до його рідної мови, і вона почала її досліджувати і вивчала її вже як другу. І про мовні особливості граматичні ви могли почути, про фонетичні особливості. Пані Ракшмі казала, що замість «ба» може вживатись «ба», «ша», «са», і тобто такі фонетичні зміни, які ми часто зустрічаємо в гінді і сприймаємо їх як діалектні явища. От туди ближче до далі на схід, східний Утар-Прадеш, до Біхару, ми там часто чуємо чергування ша-са, трошки незвичне для нас, і відбуваються деякі граматичні навіть спрощення, про які ми вже говорили, коли в минулому часі доконаного виду не вживається післяіменник «не». Як ми кажемо «ларке не кага», रश्मि जी, आप फिर से बताइए अवधि में क्या बोले? अवधि में कहेंगे लड़का कहे से, लड़का कहे से, वो ने हम ड्रॉप करते हैं, то воно не вживається. Коли ви бачите отакі граматично неправильні варіанти, які як не схожі на те, що ми вчили, ви знаєте, що це діалект, і вже можете навіть конкретно на цьому прикладі сказати, що це саме за діалект. Так. जी जी मैं शुरू करूं? जी, तो अगर अवधि साहित्य की हम बात करें तो प्राचीन अवधि साहित्य की दो शाखाएं हैं, एक भक्ति काव्य और दूसरी प्रेमाख्यानक काव्य। भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जिसकी रचना संवत 1631 में मानी जाती है, अवधि साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने अन्य कई ग्रंथ भी अवधि भाषा में लिखे हैं। इसी श्रृंखला में लाल दास का अवध विलास, जिसकी रचना संवत 1700 में माना जाता है। कई भक्त कवियों ने अवधि को अपनी भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। कई संत कवियों ने अपने उपदेश के लिए अवधि को अपनाया और अपनी वाणी अवधि में लिखी। संत कवि बाबा मलूक दास, उनके शिष्य मथुरा दास और बाबा धरणी दास की वाणी अवधि में लिखी गई है। प्रबंध की परंपरा में द्वारिका प्रसाद मिश्र का आधुनिक ग्रंथ कृष्णायन एक महत्वपूर्ण प्रबंध ग्रंथ है, जिसकी भाषा शैली पर रामचरितमानस का प्रभाव है। कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी पर भी अवधि का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत है, जिसकी रचना रामचरितमानस से पूर्व की मानी जाती है।
प्रेमाख्यान काव्य की ही परंपरा में मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, आलम की माधवानल कामकंदला, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और शेख निसार की यूसुफ जुलेखा आदि रचनाएं हैं। अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना की रचनाएं भी अवधि में हैं। संवत 1605 में नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित काव्य ग्रंथ भी अवधि में है। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित के 7 खंडों में अवधि ग्रंथावली के मार्गदर्शन में 7 खंडों में अवधि ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ, जिसमें अवधि भाषा के रचनाकारों की एक लंबी सूची दी गई है। और प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने अवधि और उसके साहित्य के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अवधि पर हुए महत्वपूर्ण शोध कार्यों में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का शोध ग्रंथ अवधि का विकास और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का शोध ग्रंथ प्रारंभिक अवधि पर जो आधारित है, इनका बड़ा ही महत्व है। अवधि साहित्य के जो कवि हैं, उनमें प्रताप नारायण मिश्र, बंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका, बलभद्र दीक्षित पढ़ीस, गुरु प्रसाद सिंह मृगेश और शारदा प्रसाद भुसुंडी के नाम उल्लेखनीय हैं। मेरे ताऊजी एक श्रद्धेय श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी अवधि भाषा के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, परंतु मार्च 1969 में उनकी असमय मृत्यु के पश्चात उनका वृहत रचना संकलन वर्तमान में अनुपलब्ध है। उनकी प्रकाशित पांडुलिपियों में एक प्रवाह व एक अन्य कृति मेरे भाई के पास थी और मैंने उन ताऊ जी का अवधि साहित्य संरक्षित करने की अपनी योजना अपने भाई से साझा की थी, पर दुर्भाग्यवश उनका भी इसी वर्ष देहांत हो गया। मेरे ताऊ जी ने छंद शास्त्र के अनुरूप अवधि में रची जितनी भी रचनाएं रची, उनकी वो रचनाएं मेरे लिए ही नहीं, अवधि साहित्य के लिए एक धरोहर है। तो मैं माँ वाग्देवी से यही आशीष मांगती हूँ कि मैं मेरे ताऊजी श्रद्धेय श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी की रचनाओं को पुस्तिका रूप देकर उनके अवधि साहित्य को संरक्षित कर उनकी उस धरोहर को सहेज सकूं और अपनी योजना को मूर्त रूप दे सकूं, ताकि अवधि साहित्य जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आज की पीढ़ी जान सके और अवधि प्रेमियों, पाठकों और शोधार्थियों को उनका श्रेष्ठ साहित्य अध्ययन और अनुशीलन हेतु सुलभ हो सके। बात अगर अवधि लोक गायन की करें तो अवधि लोक गायन की परंपरा भी अवध क्षेत्र में प्राचीन समय से चली आ रही है, जो वर्तमान में मैं भी जी साहित्य की बात पहुंचा दूं छात्रों जी जी को, जी जी फिर जी हम लोग गायन की बात करेंगे. जी जी Про літературу Авадії розповіла Рашміджі, про головних поетів-письменників, починаючи з середньовіччя. Ми знаємо про Рамчарітманас, про Падмаваті Тулсідас. Це все твори були Падмаваті Мухаммад Малік Джайсі. Ці всі твори були написані мовою Авадгі. І в сучасній літературі гінді Авадгі продовжує існувати як літературна мова, і пані Рашмі розповіла про членів своєї родини, про свого дядька, який був відомим літератором цієї мови, і про батька свого, який також писав, і їх обох уже немає, і пані Рашмі збирає матеріали, все ними написане, і збирається викласти разом зі своїми мемуарами в окреме видання. Тобто вона безпосередньо займається сучасною літературою Авадгі. जी। तो मैं बात कर रही थी अवधि लोक गायन की, कि अवधि की जो लोक गायन की परंपरा रही है, वह एक समृद्ध परंपरा रही है और बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में इसका भी अस्तित्व खतरे में है। ऐसी मान्यता है कि अवधि कलाकारों ने कई नाट्य विधाओं का आविष्कार किया, जिनमें बिरहा, नौटंकी नाच, अहिरवा, कहरवा नाच, कजरी इत्यादि प्रमुख हैं। अवध की गारी पूरे अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, जो वैवाहिक अवसरों पे महिलाओं द्वारा गाई जाती थी। तो मेरी दादी का जो अवधि लोकगीत थे, जो मैंने मेरी माँ से सुने, तो वो उनका जो
उस मेरी दादी के उस अवधि लोक साहित्य को भी संरक्षित करने की भविष्य में मेरी योजना है। उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, उस पर प्रयासरत हूँ, और आगे उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करवाने की मेरी योजना है। तो अवधि जो एक साहित्यिक भाषा का गौरव जिसे प्राप्त हुआ, जिसकी एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, अ, विश्व भर में अवधि के विस्तार के बावजूद अवधि अपने अस्तित्व के संकट से आज जूझ रही है। उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक स्थान नहीं मिला। फिजी में अवधी भाषा जो बोली जाती थी, वहां की सरकार ने उसे फिजी हिंदी के रूप में प्रस्तुत करके अवधी को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन नेपाल में प्रांत संख्या 5 में वहां को जब दर्जा दिया गया आधिकारिक भाषा का, तो अवधी भाषी जनों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वे इससे हर्षित हुए। अवधी ने एक समय में जो साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त किया, लेकिन आज जन भाषा के रूप में भी इसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अवधि की पुरानी पहचान के लिए हमें हर संभव पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2013 में इसी भगीरथ संकल्प को लेकर के मेरी अग्रजा आदरणीय रचना श्रीवास्तव ने भारत में पहली बार जापानी विधा हाइकू के अवधि में अनुवाद की परंपरा शुरू कर भारतीय साहित्य जगत में अवधि के लिए द्वार खोले। उनके द्वारा संपादित पुस्तक मन के द्वार हजार पुस्तक में उन्होंने विश्व के 34 हाइकूकारों के 542 हिंदी हाइकू का अवधि में अनुवाद कार्य किया, जिसे हाइकू जगत में बहुत सराहा गया। अवधि में जो उन्होंने ये अनुवाद कार्य किया, ये हिंदी हाइकू जगत में पहला अनुवाद कार्य था। इस प्रकार का ये उनके द्वारा संपन्न सर्वप्रथम बृहत कार्य था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2022 में मैंने उषा आएगी भुरखा आई शीर्षक से विश्व के 5 देशों के 41 हाइकूकारों के हिंदी हाइकू का अवधि अनुवाद किया। ये हिंदी हाइकू जगत में अवधि अनुवाद का दूसरा प्रयास था। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि अवधि मेरे पिता की भाषा थी। प्रशासनिक सेवा के चलते वे अवध क्षेत्र को छोड़कर ब्रज क्षेत्र में निवास करने लगे थे, लेकिन अवधि भाषा को उन्होंने कभी भी अपने से आजीवन अलग नहीं किया। तो यहीं से अपनी भाषा के प्रति अटूट प्रेम के प्रति पिता से मुझे प्रेरणा मिली, और पिता की भाषा के प्रति मोह के चलते मेरे मन में हिंदी हाइकू के अवधि अनुवाद का विचार जन्मा। और लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी कठिनाई थी हिंदी हाइकू के अवधि अनुवाद के दौरान मेरा अवधि भाषी न होना। तो सबसे पहले तो मेरा ये कार्य था कि मेरे अवचेतन मन से अपने पिता द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनकर के बाहर लाना। बेशक ये बड़ा कठिन कार्य था, परंतु मैंने लगन से उसे किया और पिता के आशीष से मैं उसमें सफल भी हुई। उस पर भी अधिक कठिन काम था कि हाइकू जैसे सूक्ष्म छंद, 17 वर्णों के अति सूक्ष्म छंद हाइकू के अनुवाद में उसके मूल भाव को अक्षत रखना। खैर, ये पिता के आशीष से मैं इस कार्य में सफल रही, और पिता के ही आशीष से मैं अवधी भाषा के उत्कर्ष के लिए वर्तमान में अमेरिका के ओहियो राज्य के रेडियो स्टेशन भारत एफएम के साथ मिलकर एक कार्यक्रम हमार अवधि का संचालन कर रही हूँ, जिसमें मैं अवधि हाशिए पर चली गई अवधि को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का साक्षात्कार लेती हूँ, और ये कार्यक्रम मैं अवधि भाषा में ही संचालित करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो अपनी मातृभाषा ऐसी जैसे अवधि है, ब्रज है, इन्हें बोलने में एक हिचक का, एक हीन भावना का अनुभव करती है, हमारी आज की पीढ़ी ऐसे कार्यक्रम से जरूर अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए प्रेरित होगी, और उसके लिए जरूर तत्पर रहेगी, क्योंकि वास्तव में भाषा की उन्नति ही हमारी अपनी उन्नति है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुभाषिकता बुरी नहीं है, हमें अन्य भाषाओं का ज्ञान जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़ना भी कहीं से भी उचित नहीं है।
तो हमें अपनी मातृभाषा के लिए, हमें अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर इन भाषाओं में पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पाठ्य पुस्तक में इसको जगह दी जानी चाहिए, इसे पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चे इन भाषाओं के स्वरूप से प्रारंभ से ही परिचित हो सकें। और हिंदी साहित्य का इन भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए, और ताकि एक भाषाओं के बीच में और एक पुल बन सके। और मैं स्वयं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं का अनुवाद कर, हाइकू का तो अनुवाद किया ही है, हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं का भी अनुवाद कर मैं उसे जनमानस तक पहुंचाने का, उनकी ही भाषा में जनमानस तक ये साहित्य, अनुदित साहित्य पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी है, अभी मैंने परसों ही शायद अखबार में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ी अच्छी पहल की गई है, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज और भोजपुरी और बुंदेली भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। तो किसी भी देश की विधानसभा में इस प्रकार का ये पहला कदम है, जिससे इन भाषाओं के पुनरुत्कर्ष के लिए एक राह दिखाई देती है। और आशा है कि इन भाषाओं का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और बड़ी अंत में मैं बस भाषा के बारे में तो यही कहूंगी कि अवधी हर एक भाषा बोलने में बहुत प्यारी है, और जिस भाषा को हम बचपन से सुन करके बड़े हुए हैं, उस भाषा की खनक जो है ना, वो हम कभी भूल नहीं पाते। तो हमारा ये पहला दायित्व बनता है कि जिस भाषा को सुनकर के हम बड़े हुए हैं, उसकी खनक हमें हमेशा बनाए रखनी चाहिए। न केवल खनक बनाए रखनी चाहिए, बल्कि उसके उत्कर्ष के लिए भी, उसकी पहचान कभी ना खोए, इसलिए भी हमें हर संभव प्रयास करते रहने चाहिए अपनी भाषा को उत्कर्ष पर लाने के लिए, कि किसी भी दिशा में वो पीछे ना जा पाए, क्योंकि भाषा का विकास हमारा अपना विकास है। और भाषा हमारी अपनी पहचान है, वो सिर्फ हमारी भाषा नहीं है। तो अवधि के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगी, और मैंने बहुत संक्षेप में ही, समय कम लेते हुए बताया है, क्योंकि अगली मैथिली के बारे में भी हम जानेंगे, इसलिए समय उन्हें भी देना है मुझे, समय का ध्यान रखते हुए। लेकिन अवधि की जो मिठास है, मैं उसके बारे में, मेरी दादी का एक गीत, जब मैंने अवधि लोक गायन के बारे में बात की तो मुझे याद आया मेरी दादी का एक गीत, बड़े ही पारंपरिक गीत थे वो। अब गीत तो जैसे गायब ही हो गए हैं। जब ढोलक की थाप पे किसी भी मंगल कार्यक्रम जब घर में होता था, कोई मांगलिक कार्य, तो सब घर की महिलाएं जो बैठ करके ढोलक पर गीत गाती थी, पारंपरिक गीत, वो अब गीत तो शायद दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्हें गाने वाले अब नहीं है। हालांकि मैं उस समृद्ध अवधि लोक साहित्य को संरक्षित करने के प्रयास में हूँ, और जल्द ही उसको पुस्तकाकार रूप दे पाऊंगी, अगर आप सभी की दुआएं रही तो मैं, मेरी दादी का जो एक लोकगीत था जो वो गाती थी बच्चे के मुंडन के अवसर पे, वो जी पारंपरिक लोकगीत जो मैंने मेरी माँ से सुना है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, मुझे जितना याद है उतना। जी रश्मि जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा अनुवाद कर देता हूँ वो जो जी। आपका हाँ कहा वो हाँ, वाक्य, आराम उसके बाद से। जी आराम से गीत सुनते हैं। जी। Пані Рашміна сказала про те, що зараз становище мови Авадгі не дуже гарне, тому що вона не є зараз внесеною в розряд офіційних мов Індії, але община авадгімовна Непалу має таку привілею. Тобто в Непалі зараз ця мова є на рівні офіційної. А з останніх нововведень індійського уряду, що можна вважати здобутком останнього часу, що дозволили в Утар-Прадеші на судовому рівні слухати судові засідання, показання, крім власне гінді і Авадгі, брач, Бходжпурі, Бунделі – це основні варіанти мови цього регіону. Ще пані Рашмі розказала про свою літературну мандрівку, про те, як уклалися два великі збірники хіндімовного хайку, тобто японський вид вірша, який прижився в індійській літературі,
В чому була новація діяльності саме пані Рошмі? Вона була другою з літераторок, які переклали гіндімовні гайку на авадгі і видали два великі збірники. Тобто цією мовою пані Рошмі працює професійно як перекладач і як поетеса. І авадгімовна культура, народна культура дуже багата на пісні. Ми колись робили окрему передачу зі співачкою з регіону Бходжпурі і Авадгі, то вона нам тоді розповідала про різні види обрядових пісень. І про це ж саме сказала пані Рошмі, що в народній культурі Авадгі дуже поширені були раніше, особливо зараз уже не так, народні пісні обрядові з нагоди різних сімейних свят і зборів. І одну з пісень своєї бабусі, оскільки це пісні народні, вони могли навіть достворюватися самими людьми, тобто вони можуть бути і напівавторськими. І одну з таких пісень своєї бабусі пані Рошмі хоче нам заспівати. І це обрядова пісня, яка виконувалася в день першого постригу дитини. Тобто є таке спеціально, коли маленькій дитині вперше стрижуть волосся, виконуються спеціальні обрядові пісні. То зараз ми це послухаємо. जी रश्मि जी, हम आपका गीत सुनने के लिए तैयार हैं। जी, तो वो गीत है जो बच्चे के मुंडन संस्कार पे गाया जाता है और मेरी दादी जो गाती थी। कोमोरी झलरी मोड़ा वही जंग बैठा रही, जंग बैठा रही हो, यहाँ को मोरे घर चहिदाम, झलरिया बड़ी पाऊन रे, यहाँ को मोरे घर चहिदाम, झलरिया बड़ी पाऊन रे। दादी मोरी झलरी मोड़ा वही जंग बैठा रही, जंग बैठा रही हो, यहाँ बाबा मोरे घर चहिदाम, झलरिया बड़ी पाऊन रे, यहाँ बाबा मोरे घर चहिदाम, झलरिया बड़ी पाऊन रे। तो ये इसी प्रकार बाबा का, जैसे मैंने कहा, दादी का कहा, इसी प्रकार माँ, चाची, मामी, इन सबके नाम लेते जाएंगे। मैंने थोड़ा सा इसलिए सुनाया क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा बैठा हुआ था, अभी 2 ही दिन से ठीक हुआ है, तो बहुत ज्यादा मैं गाने को खींच नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक और गीत जो पारंपरिक गीत है, लड़की के विवाह में जब सबको निमंत्रण दिया जाता है तो सबसे पहले ये गीत गाया जाता है निमंत्रण भिजवाने के लिए। तो मैं उसको सुनाना चाहूंगी. Ще одна весільна пісня буде. Це була обрядова для постригу дитини, зараз ще одна весільна пісня. जी. जी, तो लड़की की शादी में निमंत्रण देने के लिए पारंपरिक गीत. अरी अरी कारी कोयलिया आंगन मोरे बोला रे, कोयलरिया जो मोरे पहिल बियाह नेवत दयावहु रे, कोयलरिया जो मोरे पहिल बियाह निवत दयावहु रे। न्योत्यों अर्गन परगन कुटुम परिवार हो, कोयलरी एक नहीं न्योते बीरन भैया जिनसे मैं रूठी हूँ रे। हरी हरी सासु दिया करैहा जिन चढ़ावा रे, सासु मोरे जिया बड़े हैं वियोग बिरन नहीं आए हैं रे। आ गए अरगन परगन कुटुम परिवार हो, कोई
कोयलरी एक नहीं आए बीरन भैया, जिनसे मैं रूठी हूँ रे। आगे आगे घियो गागरे, पियरी गहावरी रे। आगे आगे चले घियो गागरे, पियरी गहावरी हो। ए हाँ लिली घोड़ी भैया सवार, तर डोलिया भोज रानी रे। अरी अरी सासु दिया, करैहा तुम चढ़ावहु रे। सासू मोरे जिया बड़े हैं आनंद, बिरन मोरे आए हैं रे। कैसी उतारी घियो गावरी, पियरी गावरी हो। कैसी उतारी, वो फोन दूर रखा हुआ है और साइलेंट भी नहीं है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रश्मि जी। तो मैं बहुत ज्यादा उसको खींच नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब था। तो बस यही बता रही थी कि अवधी भाषा की जो मिठास है उसकी बात ही अलग है और बहुत अच्छा है। और बस इतना ही कहना चाहती थी। और बाकी मैंने जो अवधी भाषा में हाइकू लिखे हैं, मूल हाइकू भी लिखे हैं, अवधी भाषा में सृजन भी किया है और अवधी भाषा में अनुवाद भी किया है मैंने। तो मैं कुछ एक दो हाइकू सुनाना चाहूंगी बस। वैसे तो मैंने कविताएं भी लिखी हैं और कुछ और भी अन्य विधाओं में भी लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ हाइकू की क्योंकि बात हुई है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि अ, तोरी मिताई, अ, तोरी मिताई कहूँ कचिया जाई, मौका जियाई। अ, मिताई का मतलब मित्रता, दोस्ती। इसको हम प्रेम के भी उसमें ले सकते हैं। इसका अर्थ प्रेम भी माना जा सकता है। लेकिन मित्रता है मिताई का, वो मित्रता से ही मिताई बना है अवधि में। तो तोरी मिताई कहूँ कचिया जाई, कचिया जाई का मतलब कच्चा पड़ना यानी हिम्मत हार जाना। मौका जियाई, मौका जियाई का मतलब मुझे जिला लेगी, यानी मुझ में जिजीविषा भर देगी। तो अ, जनऊ ऊ प्राण, जनऊ का मतलब शायद ऐसा लगता है। जनऊ ऊ प्राण, जबहू अकवारा, जबहू का मतलब जब भी, अकवारा का मतलब आ, आलिंगन में या गले मिले या आलिंगन में लिया। जनऊ ऊ प्राण, जबहू अकवारा, जिया जुड़ान। जिया जुड़ान का मतलब हृदय को ठंडक मिल गई, यानी कलेजा, कलेजे को ठंडक मिली यानी कि बहुत आराम मिला, ऐसा भाव। जनऊ उपरांत जबहू अकवारा, जिया जुड़ान। तुम दीन्हु यानी तुमने दिया, जो नेहा निहछल, निहछल का मतलब निश्चल, निश्चल से ही अवधि में निहछल बना। तुम दीन्हु जो नेहा निहछल, जिया लीन्हु, जिया लीन्हु का भी वही जिजीविषा दे दी या मुझे जिला लिया, यानी मुझे जिंदा कर दिया, ऐसा भाव। तुम दीन्हु जो नेहा निहछल, जिया लीन्हु। तो इसी तरह से है। एक शब्द जो जिस तरह से अवधि में जो प्रचलित शब्द हैं, अब तो वो पुरानी अवधि का रूप भी नहीं रहा है, क्योंकि जैसे जैसे खड़ी बोली का प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो आज जब जैसे कभी गांव जाना होता था मेरे पापा के साथ जब मैं जाती थी, अभी भी एक दो बार जाना होता है, तो अब वो भाषा नहीं है जो पुराने लोग बोलते थे, क्योंकि अब वो खड़ी बोली का प्रभाव, हिंदी का प्रभाव आ गया है। तो पुराने शब्द जैसे फलालेन, एक शब्द मेरी मेरी ताई जी बोलती थी। फलालेन का मतलब बहुत ही आरामदायक, जैसे मलमल का कपड़ा होता है ना, उस तरीके से उसको उस संदर्भ में कहते थे। तुमरे बैन, तो उन ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, एक तरह से उनका संरक्षण करने के लिए भी कि मुझे वो याद रहे, और एक तरह से वो हाइकू में मेरे भावानुसार उनको कविता में स्थान दिया है। तुमरे बैन
जड़ावत जीव का जो फलालय, यानी तुम्हारे जो शब्द हैं, तुम्हारे बैंड जड़ावत जीव का जो सिहर रहा है, यानी एक कांप रहा है, या सर्दी की वजह से जब हम कांपने लगते हैं, सिहरन सी होने लगती है, उस संदर्भ में लिखा है जड़ावत। तो जड़ावत जीव का जो फलालेन, फलालेन का मतलब वो गर्माहट देता है, जो फलालेन है उसको इस संदर्भ में अवधि में प्रयोग किया जाता है, वो कि जैसे कोई एक कपड़ा जो गर्माहट दे, तो उस तरीके से। और तो इसी तरह से, और एक शब्द है पुराना, भूरा का मतलब एकदम निस्तेज, तेजहीन। तो रहे भूरा तुम गमकायो, गमकायो का मतलब चमका दिया या दमका दिया, दमकाना या चमकाना। रहे भोरा तुम गमकायो जीवन मोरा। तो इस तरीके से समय कम है, क्योंकि अभी हमें मैथिली भाषा के बारे में भी जानना है, हमारी अगली जो मेहमान है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती थी संक्षेप में, और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बहुत ज्यादा अवधी भाषा की मर्मज्ञ की नहीं हूँ। बस पिता से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि वो यहाँ ब्रज क्षेत्र में आ गए, लेकिन उसके बावजूद वो घर में हमेशा अवधी भाषा बोलते थे। और मेरे ताऊ जी की भी प्रेरणा है, जो अवधी भाषा के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। तो बस इन्हीं की प्रेरणा से, मेरे पिता की प्रेरणा से, मेरे ताऊ जी श्रद्धेय श्री केशव प्रसाद त्रिपाठी की प्रेरणा से मैं बस लगी हूँ, अध्ययन कर रही हूँ, और बस अवधि के रास्ते पर चल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पिता की भाषा है, तो मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है। तो बस उसे अपने हृदय में स्थान दे करके, और बस नमन करते हुए अपनी मातृभाषा को चल रही हूँ आगे। जी, बहुत धन्यवाद रश्मि जी, आपने बहुत विस्तार से धन्यवाद बताया है, और जी। काव्य पाठ भी किया और गायन भी। जी, तो हम्म, मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो दादी का मुझे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा उनका लोक साहित्य है। मेरी माँ ने बहुत, एक किताब थी, एक कॉपी थी, क्योंकि मेरी माँ भी यहाँ रही है नौकरी में। वो जूनियर हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई हैं। यहीं आगरा में ही उनकी नौकरी रही। 45 वर्ष उन्होंने अपने नौकरी को दिए, और शिक्षा क्षेत्र को। तो उन्होंने वो रजिस्टर में लिख रखे थे सारे दादी के गीत और पुराने मेरी ताई जी के गीत, लेकिन वो क्योंकि इधर उधर सब कॉपी हो गई, और वो अपने नौकरी और घर को देखने के उसमें ही रही। बड़ा संघर्ष का उनका जीवन रहा। तो फिर वो, लेकिन अब दोबारा से वो मैं काम कर रही हूँ, जो माँ ने किया था उसको आगे बढ़ा रही हूँ। जी, बहुत भला काम कर रही है आप. То пані Рашмі розказала, прочитала кілька своїх гайку і детально їх переклала, пояснила. Знову ж розповіла про літературну традицію, про те, як виживає зараз, по суті, літературна мова авадгі. जी, अभी समस्या ये है कि हमारी तीसरी वक्ता दिख नहीं रही है, शायद वो पहले रही थी और पता नहीं कुछ समस्या हो गई होगी. मैं 1 मिनट. पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि एक तब तक वो आ रही है, तब तक वो आ रही हैं, तब तक मैं एक अगर समय हो तो मुझे याद आया कि जो बेटी की शादी होती है, तो पारंपरिक गीत जो अवधि में गाया जाता है, वो मुझे एक याद आया। हाँ, वो फिर हम आनंद से सुनेंगे, оскільки наша третя учасниця зникла. Очевидно, там чи якісь технічні проблеми, чи просто
не розрахували час. Да? У нас трошки вийшло розтягнуто, і вона людина сімейна з маленькою дитиною, очевидно, треба було терміново відійти. तो कुछ लिखे हो तुम क्या? तो तो कमेंट तो कोई दे रहा है। भारत जी, आप म्यूट कीजिए कृपया, आप माइक म्यूट कीजिए. То пані Рашмі пропонує зараз нам послухати ще одну весільну пісню Аваді. Я думаю, це хороший варіант якось цей час використати. जी, हम बिल्कुल उत्सुक है आपका गाना सुनने के लिए. जी, तो मैं वो अवधी में पारंपरिक गाना बेटी की शादी में गाया जाता है जिसे सुहाग कहते हैं। जब बेटी की शादी होती है तो मंडप के नीचे ये घर की महिलाएं सब ये गीत गाती हैं। तो एक गीत है, तुमरी घनोची बाबा घाम लगत है तो घाम लगे मुरझाई, तुमरी घनोची बाबा घाम लगत है तो घाम लगे मुरझाई, कहो तो बेटी मोरी सुर, कहो तो बेटी मोरी छत्र छवाई, कहो तो सूरज अलोपी, कहो तो बेटी मोरी छत्र छवाई, कहो तो सूरज अलोपी, काहे का बाबा मोरे छत्र छवावा, काहे का सूरज अलोपऊ, काहे का बाबा मोरे सूरज अलोपऊ, काहे का छत्र छवावा, आज की रहने बाबा तुमरी नगरिया, तकाले विदेसिया के साथ, आज की रहने बाबा तुमरी नगरिया, तकाल विदेसिया के साथ, घी में पुड़िया सिकाऊं मोरी बेटी, कच्चा सा दूध पिवाऊं, इतना कहा मोरा दामान्यू बेटी, त चली भई विदेसिया के साथ, इतना कहा मोरा दामान्यू बेटी, त चली भई विदेसिया के साथ, तुमरी घनोची बाबा घाम लगते हैं त घाम लगे मुरझाई, तुमरी घनोची बाबा घाम लगत है त घाम लगे मुरझाई, आज की रहनी बाबा तुमरी नगरिया, तकाले विदेसिया के साथ, इतना कहा मोरा नाही मान्य बेटी, त चली भई विदेसिया के साथ. वाह, बहुत बहुत बढ़िया. और आपने एकदम सही समय पर अपनी प्रतिभा को दर्शाकर हमारा समय एक ऑकवर्डनेस से हमें बचाया था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम वो तीसरी वक्ता को कैसे वापस लाए. तो आपने एकदम सहयोग करके कार्यक्रम को मुझे लगा कि अवधी लोक साहित्य की ना एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, और अवधी भाषा का जो है कि ये पारंपरिक गीत जो है ना कि अब ये गीत हैं भी नहीं, बहुत ही कम, मुझे लगता है शायद 100 में एक दो किसी को ये गीत आते होंगे, नहीं तो अब इन गीतों का चलन तो बिल्कुल बंद ही हो रहा है. तो मुझे लगा कि इन गीतों के बारे में भी जानना चाहिए.
इसलिए। जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम हमें यहीं पर समाप्त करना चाहिए। आप बहुत लाभान्वित हुए आपसे सुनी हुई जानकारी से। हाँ जी, आभार। अम, पुनः अब आपका हार्दिक आभार मुझे इस कार्यक्रम में, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सहकर्मी आना जी भी धन्यवाद ज्ञापन करे। जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे आदरणीय अतिथियों को, क्योंकि आज अफसोस की बात है कि सभी अतिथियों को सुन नहीं पाए, लेकिन बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें ज्यादा जानकारी मिली ब्रज भाषा के बारे में, अवधी भाषा की भी, और न सिर्फ जानकारी, बस कविताएं भी सुन पाए हम। जी, और लोकगीत जो है, जो अनोखी पारंपरिक अवधि वाले लोकगीत जो है, अब भी सुन पाए। और ये भी पता चला कि न सिर्फ मातृभाषा होती है, लेकिन पितृ भाषा भी होती है यानी तो पिताजी की भाषा कि अवधी भाषा जो है, आपके पिताजी अवधी क्षेत्र हाँ, ये मेरी पितृभाषा है, मेरी मातृभाषा ब्रज भाषा है जी, आपने सही कहा आदरणीय। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये बातचीत हो चुकी है आज। अनुपम जी, आपसे भी बहुत समय नहीं देखा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे आपको देख के, सुन के। आशा है कि बाद में हम और बातचीत आयोजित कर सकते हैं, कुछ ज्यादा जानकारी भी हमें मिल पाए। हम लोग आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भाषाओं के लिए। अवधी, ब्रज, मैथिली, इन भाषाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और बहुत इतने सुंदर, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और पुनः हार्दिक आभार। जी, धन्यवाद। आभार। मातृभाषा दिवस की बधाई और प्रसन्न जी रहिए। अपनी जी आदरणीय, आपको भी मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अपनी 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 भाषाओं की शोभा के लिए हम कार्यरत रहे और मिलते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।